मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल की बेसिक फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेल जो होती है एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक यूनिट जो है सेल होती है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर डिस्कवर किया गया था। सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद बॉडी के बेस पे, ऑर्गेनिज्म के बेस पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर जो मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके बाद हमने सेल देखा था, सेल के स्ट्रक्चर के एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी की थी। एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मेन डिफरेंस जो होता है सेल वॉल का होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसके कारण प्लांट का जो कलर है, उनके अंदर जो लीव्स है उनका कलर जो होता है ग्रीन होता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक फ्लैटेड बॉडी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब मैंने जो इसके ऊपर डॉट बनाई है बेटा ये होती है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की अगर फंक्शनिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है बेटा। इसकी दो यूनिट होती है राइबोसोम की, दो यूनिट होती है बेटा राइबोसोम की। एक होती है 17S, सेकंड होती है 18S। दो प्रकार की यूनिट होती है। 17S यूनिट जो है वो हमको मिलती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर, और 18S जो मिलती है वो मिलती है बेटा यूकैरियोटिक के अंदर। वापिस हम पहुंचते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर फ्लैटेड बॉडी होती है, इसकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हमारे काम आते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम जो होता है बेटा प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। अब मैं अगर बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक हमारे पास आता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, एक हमारे पास होता है बेटा RER। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो वही इसकी बॉडी जो होती है फ्लैटेड बॉडी होती है। ये भी एक फ्लैटेड बॉडी की तरह होता है बेटा, और इसकी बॉडी के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी के ऊपर बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होती है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती। RER जो होता है इसकी फंक्शनिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि RER की बॉडी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास प्रोटीन की। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम तो होते नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड
बनाने में हमारी मदद करता है, लिपिड की फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का यूज करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड हार्मोन की फॉर्मेशन करता है हमारे अंदर, स्टेरॉइड हार्मोन की फॉर्मेशन करता है। ये टाइप्स है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, टू टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने पास फ्लैटेड बॉडी होती है जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटेड बॉडी होती है जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब यहाँ पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है तो ये लिपिड प्लस स्टेरॉइड की फॉर्मेशन में मदद करती है। तो बेटा ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक सेल ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं बेटा, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैटेड बॉडी है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो ये रेड कलर की डॉट में लगाई हुई है बेटा, ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसाइज में मदद करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, जो लिपिड की फॉर्मेशन में एंड स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर उसकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है बेटा इसका, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल आएगा, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बॉडी की बात की जाए तो ये भी एक फ्लैटेड बॉडी होती है इस प्रकार से कुछ। ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल नजदीक प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन बनाए जाते हैं, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन की जाती है, उनको पैकेजिंग में मदद कौन करता है, उनकी पैकेजिंग में जो मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। और जो प्रोटीन पैक होगा वो वेसिकल की फॉर्म में होगा, छोटी छोटी गेंद की फॉर्म में हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है, पैकेजिंग होती है प्रोटीन की वेसिकल की फॉर्म में। अब ये पैकिंग मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है मदद करता है, जो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसको स्टोर करेगा बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल की फॉर्म में, और ये आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से मटेरियल अंदर जाता है और बाहर आता है। तो ये बेटा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास न्यूक्लियस पोर होते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा उसको हम
न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उस स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक तो उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्लस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस पर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर। एक चैप्टर आता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यूनिट ऑफ सेल की यूनिट के अंदर एक चैप्टर आता है हमारे पास सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, डीएनए हो गया, जीन हो गए, क्रोमोसोम हो गए, क्रोमैटिन मटेरियल जो है, ये सारे जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमैटिन मटेरियल ही है, जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स होते हैं उनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कैरेक्टर को कैरी करती है, कैरेक्टर कैरी करती है, वो हमारे पास होती है बेटा जीन। ये था आपका जीन। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ बेटा, ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 4 आर्म्स दी हुई है, दोनों अपोजिट साइड के अंदर, 2 अपोजिट साइड के अंदर होती है बेटा। हमारे शरीर के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में अगर ये पेयर में है, 23 पेयर बनेंगे तो इनको 2n लिखा जाता है। ये कंडीशन जो होती है डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। और जब हमारे पास पेयर में नहीं है, ओनली 23 है, तो उस कंडीशन को, या 46 है पेयर में नहीं है, तो एन कंडीशन कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये बेटा जो क्रोमोसोम है, जीन है और डीएनए है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर कैरी करता है। और क्रोमोसोम जो होता है बेटा, वो हमारे पास ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर 4 आर्म्स होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 होते हैं। अगर ये पेयर में है तो 2n डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। अगर ये पेयर में नहीं है, n कंडीशन है, तो इसको हैप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है, हैप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है। अब बेटा हमारे शरीर के अंदर जो 23 पेयर होते हैं, उसमें से 22 पेयर जो होते हैं बेटा, वो सेम होते हैं, जिनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। और एक पेयर जो होता है वो अलग होता है। मेल के अंदर जो एक पेयर होगा वो XX होगा, और फीमेल के अंदर जो एक पेयर होगा उसको हम XY कहेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो है, एक पेयर जो है, ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। ये वही क्रोमोसोम होते हैं बेटा जो फीमेल के अंदर बेबी का सेक्स निर्धारित करते हैं, मेल होगा या फीमेल होगा। ये हमारे पास था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के आउटर सरफेस के ऊपर, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इस प्रोटीन को पैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल की फॉर्म में पैक करते हैं। और वो वेसिकल की फॉर्म में छोटी छोटी गेंद की फॉर्म में पैक होते हैं। ये छोटी छोटी गेंद जो है न्यूक्लियस के अंदर जाती है। कहाँ से जाएगी, जो न्यूक्लियस पोर है यहाँ से ये इसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। आपको दोबारा एक बार रिपीट कर दिया जाता है, कर दिया जाए। न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एक न्यूक्लियस पोर होता है जहां से मटेरियल अंदर जाएगा और बाहर आएगा। क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। इसके अंदर एक सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है बेटा। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जब बेटा हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम में चेन लाता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया हुआ है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। हमारे शरीर के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये पेयर में है तो इनको 2n लिखा जाएगा, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन होगी। अगर ये पेयर में नहीं है तो इनको n लिखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। अब हमारे शरीर में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं बेटा, एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। 22 पेयर जो है हमारे पास सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। एक पेयर जो है हमारे पास मेल के अंदर तो XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फीमेल के अंदर जो बेबी होता है उसके सेक्स को निर्धारित करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस के आउटर सरफेस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन की सिंथेसाइज जो होती है उसको पैकेजिंग में मदद करता है बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है पैकेजिंग में मदद करता है। वेसिकल की फॉर्म में ये पैक होते हैं और इनको न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस पोर। तो ये आपका था बेटा न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये न्यूक्लियस जो है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर लाइसोजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनल है बेटा वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होते हैं बेटा एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इनके अराउंड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लाइसोजाइम के अराउंड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लस में लाइसोजाइम के अंदर बेटा हाइड्रोलाइज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये जो एंजाइम है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी टाइप की बॉन्डिंग को उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। और लाइसोजाइम को बेटा सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये अपने सेल को भी खा जाते हैं, इसलिए लाइसोजाइम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 4 सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया बेटा। सबसे पहला हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, सेकंड जो हमने पढ़ा था बेटा न्यूक्लियस, थर्ड जो हमने पढ़ा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फोर्थ जो आपका आता है लाइसोजाइम।